बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सिक्कुत ढाका के हवाले से, जो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, जो कि एक भारत की प्रोपागेंडा पर आज का हमारा सेकुलर लिबरल और मार्क्सिस्ट तबका इस बात को फैलाया जा रहा है, नस्ल दर नस्ल इस बात को फैलाया जा रहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान में हमारे 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, तभी तो ये पाकिस्तान दो टुकड़ों में हिस्सों में हो गया था। और दूसरी बात कि पाक फौज ने 30 लाख बंगालियों को कत्लेआम किया था, और तीसरी बात कि उनकी 10 लाख औरतों के साथ असमत दरी की गई थी, और चौथी बात जो मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान को उनको हुकूक नहीं दिए गए थे, इसलिए वो बगावत बर्पा किए गए। इस बात में कितना हकीकत है, ये बात कितनी हकीकत पर मबनी है, आज हम इन पर बात करेंगे। ये पहली बात करते हैं कि 93,000 फौजियों ने उस वक्त सरेंडर किया था। ये एक बहुत बड़ा झूठ, एक अनफैक्ट, एक अनडॉक्यूमेंटेड बात, जिसका कोई हिस्ट्री में ताल्लुक ही नहीं है, जिसका कोई हिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ये इतना बड़ा झूठ है जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, ये एक सेकुलर लिबरल और मार्क्सिस्ट तबका पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भागे जा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को जलील और ख्वार रुस्वा करने के लिए इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये हमारा नहीं है, ये पैगाम हमें नहीं दिया था, ये भारत की बयानिया है। और इस भारत की बयानिया पर आज का हमारा नौजवान लेकर इनको जो इमोशनल हो रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इन पर बात करेंगे कि 93,000 फौजी वाकई थे उस वक्त या नहीं, उस वक्त अगर थे तो कितनी तादाद थे आर्मी की। तो हम आपको एक वाक्य नोट करते हैं कि उस वक्त यानी कि 1971 में 15 मार्च में जो जंग लगता है, तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ सिर्फ एक कोर था, और एक कोर में 3 डिविजन्स होती हैं, और हर एक डिवीजन में 12,000 फौजी होते हैं। यानी कि एक कोर मोस्टली 40 to 50,000 सोल्जर्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कि उस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कोर था, एक कोर में इतने सोल्जर्स थे। लेकिन जब बगावत का ऐलान करता है मुजीबुर रहमान, तो मुफ्ती बानी की शक्ल में, यानी कि ऑर्गेनाइज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में, तो वो जब पाकिस्तान आर्मी की 3 कोर होती हैं, उसमें से 2 कोर बंगाली निकल जाते हैं, और सिर्फ एक कोर है जो पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तान रह जाते हैं, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान रह जाते हैं। बाकी जो 2 कोर हैं वो वेस्ट ईस्ट बंगाल की हैं, वो यहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं पाकिस्तान आर्मी से। यानी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो अनबैलेंस हो रहा है, वो 2 डिवीजन निकल गए। अब जब 2 डिवीजन निकल गए पाकिस्तान आर्मी से, तो बहुत बड़ा हमें धोखा मिला था, क्योंकि हमारे गद्दार जो सिर्फ हमारे अपने सिफों में थे, जब अपने सिफों से गद्दार निकले तो नुकसान मुकद्दर बनता है। जब 24,000 यानी कि 2 डिवीजन निकल गए, बंगाल की आर्मी मुजीब के साथ खड़े हो गए, वो मुजीब के साथ खड़े हो गए। यहाँ पर भारत वेस्ट पाकिस्तान पर हमले कर रहा था, यानी कि एक तरफ भारत का हमला अटैक हो रहा था वेस्ट पाकिस्तान पर, और दूसरा मुजीब की जो गद्दार थे, गुंडे थे, वो वेस्ट पाकिस्तान में हमले कर रहे थे। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक डिवीजन बच गया था, 12,000 फौज था, 9 से 12,000 तक फौज थे, हमारे सोल्जर थे, और उनके ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ थे। जब जंग लगती 1971 में, हमारे पास न कोई एयरफोर्स का सपोर्ट था, हमारे पास न कोई नेवी का सपोर्ट था, सिर्फ मिलिट्री लड़े जा रहा। 7-8 महीने जो लड़ा था मिलिट्री जा रहा था, और जो एयरफोर्स का वो 6-7 दिनों में खत्म हो गया था, क्योंकि हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट नहीं थे। दुश्मन ने डायरेक्ट हमारे एयरफोर्स की जो है हमला किया था, उन पर एयरफोर्स पर हमला किया था, जो 6-7 दिनों में वो खत्म हो गया था। और नेवी का था, 2 बोट्स बड़े थे, वो भी खत्म हो गए थे। यानी कि हमारा नेवी का सपोर्ट था, न ही एयरफोर्स का सपोर्ट था। उस वक्त जो सपोर्ट था हमारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी जो 6-7 दिन लड़े जा रहे थे उस वक्त, तो अल्लाह के फजल और करम से हम उनको फिर भी एक बड़े बहादुरी के साथ, शेर दिली के साथ पाकिस्तान आर्मी उनसे लड़ता जा रहा था। और ये 93,000 जो फौजी हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये मक्कार है। हम आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि ये झूठ है, सच्चा है, हम अपनी सिर्फ कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको फॉरेन रिपोर्ट्स दिखाएंगे जो उस वक्त जंग में इन्वॉल्व थे, उस वक्त जो वजीर दिफा थे, उस वक्त जो मिनिस्टर्स थे उस वक्त की, उसकी रिपोर्ट हम आपको पढ़ के दिखाएंगे। जो फिलोसोफर थे वो कह रहे हैं कि 1971 में ढाका में 35,000 पाकिस्तानी फौजियों का 2 लाख भारतीय फौजियों और उनकी तरबियत याफ्त 1 लाख से ज्यादा बंगालियों के खिलाफ लड़ना यकीन तौर पर नामुमकिन था। अब आप खुद बताएं कि 35,000 फौजी हैं यहाँ पर, 2 लाख से कैसे लड़ सकते हैं, वो भी मुफ्ती बानी की गद्दार जो टेररिस्ट जो इंडिया में जो अपनी तरबियत ले चुकी हैं। 1965 में वो तरबियत ले चुके हैं इंडिया में कुछ सेंटर्स काम किए गए थे मुफ्ती बानी की, जो वो तो सेक्रेट एग्रीमेंट है, हम इस पर बात करेंगे। वो इंडियंस में इंडिया जो है, इंडियन ऑफिसर थे, उनको तरबियत दे रहे थे मुफ्ती बानी की गद्दारों को। हम दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। ये रिपोर्ट है स्टीफन सोलारसिस का, रुकन अमेरिकी कांग्रेस का एक रुकन था, यह भी रुकन था अमेरिकी। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ठोस और मजबूत खूबियों का हामिल एक मुल्क है। पाकिस्तान को मुतहरिक और बाहसला
बाहुसला, हमें 1971 की वाकया से धोखा नहीं खाना चाहिए। 35,000 पाकिस्तानियों के लिए एक मुश्किल इलाका में अददी लिहाज से बहुत बड़ी भारतीय फौज और भारत से तरबियत याफ्ता बंगाली मुक्ति बानी लाना यकीन तौर पर नामुमकिन था। अब आप खुद बताएं कि ये फॉरेन रिपोर्ट झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 35,000 उस वक्त कह रहे हैं कि ये 35,000 पाकिस्तानी फौजी थे और उनको लड़ना नामुमकिन था। मुफ्ती बानी की गद्दारों के साथ लड़ना नामुमकिन था। वो इसलिए कि 2 डिवीजन तो वो कोलैप्स कर गए पाकिस्तान आर्मी से। हमारे पास सिर्फ एक डिवीजन था और एक डिवीजन में वेस्ट पाकिस्तान में भी वहां पर जो हमले हो रहे थे भारत की, एक तरफ भारत के हमले हो रहे थे और दूसरी तरफ मुफ्ती बानी के गद्दार जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे, वही जो रेफर्स अपने साथ लेके जा रहे थे। और रेफर्स जो पाकिस्तान आर्मी जब कोलैप्स करता है, 2 डिवीजन निकल जाते हैं बंगालियों की, तो प्रो पाकिस्तानी सिर्फ एक डिवीजन बनता है। और जब 2 डिवीजन निकल जाते हैं तो वो अपने सामान, रेफर्स वगैरह, न्यूक्लियर पार्ट साथ लेके जा रहे हैं। और आपको उस वक्त याद होगा कि शहीद राशिद मुनाज का वाकया भी याद होगा। तो उस वक्त वो अपनी एयरक्राफ्ट के साथ लेके जा रहे थे। अब खुद बताएं कि अपने सामान खुद लेके जा रहे थे, सब कुछ लेके गया था। मतलब पाकिस्तान आर्मी कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका था। सिर्फ कुछ ऑफिसर थे प्रो पाकिस्तानी थे, वो लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान की फेवर में लड़ रहे थे और जो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे। आप खुद बताएं कि इतना बड़ा छोटा एक फौज इतने बड़े मुल्क से और अपने अंदर गद्दारों से कैसे लड़ सकता था? ये बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। हम चौथा रिपोर्ट आपको रिपोर्ट करते हैं। ये रिपोर्ट है शर्मिला बोस, बंगाली हिंदू सहाफी तजज़ियाकार था। उस वक्त ये सहाफी तजज़ियाकार था बंगाल में। मार्च 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूदा मगरबी सिपाहियों की कुल तादाद 12,000 थे, इससे ज्यादा नहीं था। नाजुक सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद दस्ती लाए गए। 71 में कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी के मुताबिक उनकी पास फौज की मजमूई तौर पर 34,000 अफसर और सिपाही थे। बाकी पुलिस, सिविल ऑफिसर, स्टाफ और बच्चे रह जाते हैं। उनको मिला के तहवील में ले जाने वाले की तादाद तकरीबन दुरुस्त हो सकती है। ताहम ये कहना कि 93,000 फौजियों को कैद बनाया गया, ये सरासर गलत है। अब आप खुद बताएं कि 93,000 फौजियों, ये बहुत बड़ा गलत है। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 35 से 36 और 37,000 फौजी थे कुल मिला के, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और पाकिस्तान आर्मी कुल मिला के। इसमें जितनी भी फोर्सेस पाकिस्तान में उस वक्त काम कर रहे थे, यानी कि पुलिस फोर्सेस काम कर रहे थे, उसके साथ कुल मिला के अगर हमारे जो बंदे थे वो 35 से 36,000 बंदे, इससे ज्यादा हमारे पास कोई फोर्सेस नहीं था। अब खुद बताएं कि इतने बड़े फौज के साथ इतना बड़ा झूठ और इतना डिसइंफॉर्मेशन, अनडॉक्यूमेंटेड बात जो 50 साल से पिछले मार्क्सिस्ट सेकुलर लिबरल तबका फैलाया जा रहा है कि नस्ल दर नस्ल ये बात फैलाया जा रहा है कि आज दूसरा नस्ल है इस बात को और आने वाले तीसरी नस्ल भी इस बात को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे आईएसपीआर के इदारों ने, हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे सिविल, मिलिट्री और सीआई एजेंसी ने इस बात को प्रूफ करने के लिए कभी कोई पैगाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर ये पैगाम नहीं दिया तो ये सदियों तक होता रहेगा ऐसे। हम इस बात को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे और जो डिसइंफॉर्मेशन है, अनडॉक्यूमेंटेड बातें, हम इनको खत्म करेंगे और जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको सही रास्ता दिखाएंगे और इसको हम फैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पाक फौज ने 30 लाख बंगाली को साथ कत्ल किया था, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं आप खुद बताएं कि 15-16 दिनों में, जब 15 मार्च में, यानी कि 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, 16 मार्च तक ये 30 लाख बंगाली कैसे कत्ल हो गए थे? ये भी एक बहुत बड़ा झूठ था। हम आपको रिपोर्ट्स बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि उस रिपोर्ट्स में क्या लिखा था और ये बहुत बड़ा झूठ है। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बके जा रहे हैं। और तीसरा ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ से मगरबी पाकिस्तान को हुकूक नहीं दिए गए। ये बैलेंस और अनबैलेंस हर सूबे में होता है, हर मुल्क में होता है। अब अगर खुद करंट सिचुएशन में बात करें तो आप देखेंगे सिंध में आज जरदारी राज कर रहा है। सिंध में क्या बैलेंस अनबैलेंस है? लोग निकल रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं, रोने लगते हैं, जलूस कर रहे हैं कि पानी के खिलाफ, कहीं बिजली के खिलाफ, कहीं मतलब कहीं ना कहीं सेकंड डिवीजन पर आप देखें कितने फसादात हो रहे हैं सिंध में। आप खुद बताएं कि बैलेंस और ट्रे बैलेंस है, ये हर मुल्क में होता रहता है, लेकिन मेन चीज होता है वो जो एक कंट्री का एक मिलिट्री होता है जो उनका सपोर्ट होता है ताकि दुश्मन से वो बचा सके। और दूसरी बात आप ये देखें, बलोचिस्तान प्रोविंस से बलोच कबीले को देखें, सब सरदार जो हैं वो करोड़पति बन चुके हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो गुर्बत में शिकार हो रहे हैं। अब पंजाब में देखें, पख्तून में देखें, बलूचिस्तान में देखें, ये सब हो रहा है जहां पर ट्रेडिंग बैलेंस और अनबैलेंस का सिस्टम हो रहा है। यहाँ पर हर मुल्क में हो रहा है, हर सूबे में हो रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये बड़ी बात होती तो उस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में खुद देखें, ढाका वहां पर यूनिवर्सिटी जैसे वेस्ट पाकिस्तान में तरक्की हो रहा था वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान में तरक्की हो रहा था। एजुकेशन चाहे इकोनॉमिक हो या मिलिट्री हो, सब कुछ जो अमन वही हो रहा था जो इस वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था वही ईस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ, ये मक्कर अब बंद कर दीजिए कि पाकिस्तान आर्मी ने
उस वक्त फाइट नहीं किया था, तभी जो पाकिस्तान दो टुकड़ों में हिस्सों में हो गया था। ये साजिश बहुत पहले चल चुका था। हम आपको एक वाक्य नोट कर, हसन शहीद वर्दी से एक सवाल करता है मार्क्सिस्ट बंदा, जो कि मुजीब नाम का एक लड़का ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था। वो सवाल करता है हसन शहीद वर्दी से, सवाल करते हैं कि अगर हमें ढाका का आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो शेख हसन शहीद तो उससे गुस्से के अंदाज में आकर डांटते हैं कि दोबारा ये बात न दोहराया जाए। वो बंदा कंप्लीटली बोलते जा रहा है कि हम आज़ादी लेंगे, आज़ादी लेंगे। यही हुआ था, यानी कि ये 1948 से शुरू हुआ था। उस वक्त साजिशें कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जब ढाका जाता है 1948 में, उनसे भी सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज क्या होगा, उर्दू होगा या तो बंगाली होगा। आप खुद देखें, ये कंट्रोवर्सी उस वक्त हो रहे थे, ये कंट्रोवर्सी हो रहे थे, कभी लैंग्वेज के ऊपर, कभी कास्ट के ऊपर, कभी सेकेंड डिवीजन, मतलब कहीं ना कहीं के ऊपर ये कंट्रोवर्सी हो रहे थे। आखिरकार ये कंट्रोवर्सी 1965 की बात पोस्ट होता है, 1971 में ये शो होता है। और 1965 में जब भारत जंग करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस वक्त हमें शिकस्त नहीं हुई थी। अल्लाह के फजल और करम से हम दुनिया को दिखाते हैं कि इतनी बड़ी छोटी फौज इतनी बड़ा मुकाबला कर सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी का उस वक्त इज्जत बढ़ जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो इस इज्जत को, वकार को रूस, अमेरिका, इसराइल और नेटो की फोर्सेस हैं, और भारत इस वकार को बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने साजिश की पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में। उन्हें पाकिस्तान तोड़ना था। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से बड़ा होता जा रहा था, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ आ रहा था। तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगर मुस्लिम कंट्री हमसे ज्यादा हो जाए, हम इनको बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक साजिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम दो टुकड़ों में करना है। दो टुकड़ों में कैसे करना है? वहां पे जब 1965 में भारत ने डायरेक्ट हम पर हमला किया था, और डायरेक्ट में कुछ नहीं हुआ, हमने उनको शिकस्त दिया था। तो उन्होंने अब साजिश शुरू की पाकिस्तान के खिलाफ। वो कौन सी साजिशें थे? तो उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर से गद्दार निकालने थे, यानी कि फौज के अंदर से भी गद्दार निकालने थे और सियासत के अंदर से भी गद्दार निकालने थे। तो उस वक्त क्या किया उन्होंने? तो ईस्ट पाकिस्तान से उन्होंने भुट्टो को सिलेक्ट किया, और वेस्ट पाकिस्तान उन्होंने मुजीब नाम का लड़का जो इसका लीडर था उसको सिलेक्ट किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों टैलेंटेड हैं और दोनों के पास अवाम की मेजॉरिटी था। भुट्टो को तो फंड था तकरीर करने का, तो दोनों को सिलेक्ट किया ताकि वो आगे जा सके, पाकिस्तान दो टुकड़ों में हिस्सों में कर सके। तो यही हुआ जब भुट्टो अयूब खान के दौर में अल्लाह के फजल और करम से जब पाकिस्तान बढ़ता जा रहा था। तो ये बात भुट्टो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि एडवांस यूनिवर्सिटी पढ़ के आया था, तो भुट्टो का जो एम था वो सिर्फ ख्वाजा पॉलिसी नहीं था, उसका एम था वजीर आजम बनना। लेकिन वजीर आजम बनने के लिए उसकी जो रुकावट में था वो अयूब खान था। वो अयूब खान को अपनी डैडी मानता था। उसका रुकावट में वजीर आजम बनने के लिए अयूब खान था। अयूब खान को हटाने के लिए भुट्टो का मेन एम था। तो भुट्टो ने क्या किया? अयूब खान को यह कहकर कि अयूब खान को कैसे न कैसे हटा दिया जाए इस रियासत से, तो उन्होंने दो ऑप्शन चूज किए। एक तो तहरीक अवाम, यानी कि अवाम को उनको खिलाफ किया जाए अयूब खान की, और दूसरा यह कि भारत के साथ जंग किया जाए। तो उन्होंने दो ऑप्शन सिलेक्ट किए। पहले तो उन्होंने 1965 में उन्होंने अयूब खान को बताया कि हम जंग करने जा रहे हैं, यानी कि जिब्राल्टर ऑपरेशन है, हम कश्मीर में करने जा रहे हैं और भारत इसका कुछ नहीं करेगा, इनका रिएक्शन भारत पे कुछ नहीं होगा। तो भुट्टो ने उसको बिलीव दिलाई और अयूब खान ने उन पर बिलीव किया कि भुट्टो पर, उस वक्त खारजी पॉलिसी था, भुट्टो ने कहा कि आप जाकर कश्मीर पे हमला करें। और मैं पूरी दुनिया से बात कर चुका हूं कि अब जो भारत है वो 1962 में चाइना से जलील और ख्वार होकर रुस्वा हुए हैं, तो हमसे भी वो नहीं लड़ेंगे। तो भुट्टो ने यकीन दिलाया, क्योंकि भुट्टो जंग चाहता था। तो 1965 में यही हुआ था जब उन्हें कश्मीर पर जिब्राल्टर ऑपरेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर पीछे से 1965 में हमें जंग का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में घुस आते हैं, उनके टैंक टॉपर्स वगैरह जो टैंक्स हैं वो घुस आते हैं और पाकिस्तान पर हमला होता है। यही तो भुट्टो ऐलान करता है कि जंग किया, अयूब खान ने जंग किया और उसके खिलाफ अवामी तहरीक उठाई कि ये बहुत बड़ा ज्यादती की है। और इस तरह साजिश की गए थे अयूब खान के खिलाफ। और दूसरी बात यह है, हम आपको एक वाक्य नोट करते हैं। जब भारत कंप्लीटली घुस चुका था 1971 में पाकिस्तान के अंदर, वेस्ट पाकिस्तान में कंप्लीट घुस चुका था, उस वक्त हमारे फौजी जवान सिसक के कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे क्यों बात नहीं कर रहा है कि भारत की फौजी निकल जाए अपनी हथियारों से। तो उस वक्त एक पोलैंड की एग्रीमेंट साइन होता है, और पोलैंड की एग्रीमेंट को जुल्फकार अली भुट्टो जाकर उन्हें फाड़ कर पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम 1000 साल लड़ेंगे भारत के साथ, यानी कि उसको रिजेक्ट किया जाता है। उस एग्रीमेंट की तहत क्या थे, उस एग्रीमेंट में क्या चीजें उस वक्त ऐड की गई। अगर उस वक्त ये एग्रीमेंट साइन किया गया होता तो काश ये पाकिस्तान बच जाता। उस वक्त 1971 का वाकया
में फेस करना नहीं पड़ता। उस एग्रीमेंट में क्या चीजें हम आपको सुना रहे हैं आज। उस एग्रीमेंट में यह था कि जंग को फौरी तौर पर रोका जाए और भुट्टो ने ये नहीं होने दिया। दूसरा यह था कि भारतीय अफवाज मशरकी पाकिस्तान से फौरन बाहर निकल जाए और भुट्टो ने यह भी नहीं होने दिया। मशरकी पाकिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानी फौजी और सिविलियन को महफूज रास्ता दिया जाए। शेख मुजीबुर रहमान को रिहा किया जाए। इक़्तिदार इंतखाबात जीने वाली जमात के हवाले किया जाए। अब मैं आप खुद बताएं कि जब मुजीबुर रहमान उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में कैद था तो वेस्ट पाकिस्तान में उसे भुट्टो ने एक दिन में कैद किया गया, दूसरे दिन में उसे ढाका भेजा गया। यानी कि इस एग्रीमेंट को भुट्टो ने पोलैंड की जो एग्रीमेंट है फाड़ दिया, दुनिया को बताया कि हम 1000 साल लड़ेंगे। हुआ भी यूं, यानी कि ढाका में 3 दिन फाल होने वाले थे। एक और वाक्य हम आपको नोट करते हैं। एक जो सफीर है जो जंग से पहले 6 दिन पहले 6 सितंबर को उन्होंने एक फाइल भेजा भुट्टो के ऑफिस में और भुट्टो को बताया कि 6 सितंबर को इंडिया हमले करने जा रहा है पाकिस्तान पर, और भुट्टो ने वही उस फाइल को टेबल पर रख दिया, अयूब खान को नहीं दिखाई। इसलिए नहीं दिखाया अयूब खान को क्योंकि भुट्टो ये जंग चाहता था, अयूब को नहीं इक़्तिदार में लाना चाहता, अयूब को हटाना चाहता था। तो हुआ भी यूं, वो जंग हुआ, जंग के बाद उन्होंने अयूब खान को हटाया, यहया खान को लेके आया, वो एक जाहिल घुस बंदे को लेके आया, उससे ये काम ले रहे थे। और भुट्टो ने अपनी जो एम्बेसडर था उससे उन्हें रिजाइन करके अब एक पार्टी बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से, और ये एक सियासत में पॉलिटिक्स में ये एंटर हुआ था। एक पाकिस्तान को तोड़ने में सिर्फ 3 बड़े कैरेक्टर्स थे, एक मुजीब भुट्टो और जो गांधी था। ये झूठ बोल रहे हैं कि उस वक्त जो यहया खान का था और जनरल न्याजी का था, जनरल न्याजी और यहया खान बेकसूर थे, उनको कुछ पता ही नहीं था क्योंकि उनको चलाने वाले कोई और थे, और ये साथ में मिलकर पाकिस्तान को तोड़ दिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इंतकाम लेंगे भारत से, और ढाका के इंतकाम में इंशाल्लाह हम दिल्ली लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।